हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे जो आपका अंत्यश्वसन वाला रह गया था पार्ट वो देखेंगे, और इसी के साथ साथ अनोक्सिया, अस्फिक्सिया क्या है, कृत्रिम श्वसन के बारे में हम जानेंगे। इसके क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए देखते हैं। तो जिस किसी ने भी फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पीजीटी टीजीटी दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि अंत्यश्वसन अथवा कोशिकीय श्वसन क्या होता है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझाता श्वसन प्रक्रिया को समझाता, तो वहाँ पर हमने दो तरीके से प्रोसेस देखा था। एक होता है बाह्य श्वसन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है अंत्यश्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो जो हमने बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा था, उसमें हमने ब्रीथिंग के बारे में जाना था। ठीक है, गैसियस ट्रांसपोर्ट इन ब्लड किस तरीके से होता है, गैस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है ऊतकों में, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र या फिर सिट्रिक चक्र के बारे में। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो हमने जब बात की थी हीमोग्लोबिन जो होता है, जब वो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल्स में जब जाती हैं, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है। इसी के फलस्वरूप ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जब मिलता है वहाँ से CO2 निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और CO2 को वापस हीमोग्लोबिन कहाँ लाता है, फेफड़ों में ले आता है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। कहाँ जाती हैं वो, तो एल्वियोली, जिन्हें हम वायु कोष्ठक बोलते हैं, वहाँ से फेफड़ों के अंतर्गत बाहर की तरफ निकल आती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो होती है कोशिकीय श्वसन, जिसे अभी हम अंत्यश्वसन या कोशिकीय श्वसन बोल रहे हैं, इसकी प्रथम अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है ये किस में चेंज होता है, ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, यदि पूछ लिया जाए ये कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, इसकी जो पूर्ण प्रक्रिया होती है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, अब यदि पूछ लिया जाए कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, इससे जो अणु जो प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज के अणु से जो पायरुविक अम्ल के जो अणु प्राप्त होते हैं, वो कितने होते हैं, तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से क्या होगा, पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं क्रेब चक्र या सिट्रिक चक्र, जिसे हम क्रेब साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी होती है यूकैरियोटिक, जो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसमें जीवों के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने पदार्थ होता है, जो पायरुविक की अभी हमने बात की, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या बना, पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ। यही पायरुविक अम्ल जो होता है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर में बदल जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। पहली जो प्रोसेस होती है अंत्यश्वसन में, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। अब ये जो पायरुविक अम्ल है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, पायरुविक एसिड, अब ये पूरी तरीके से जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका जब ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके क्रेब चक्र या सिट्रिक चक्र कहलाती है। तो इन दोनों को आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पूछेगा। ग्लाइकोलाइसिस पूछ लेगा, क्रेब चक्र या सिट्रिक चक्र आपसे पूछ लेगा। यदि इसमें कुछ ऐसा आपको रहता है, जैसे क्वेश्चन आपके आए हैं, तो वो मैं आपको MCQ में करा दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनोक्सिया क्या होता है, तो ये भी आपके श्वसन से संबंधित टर्म्स है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, सिलेबस में भी आपका पूछा गया है। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन जब किसी को प्राप्त ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनॉक्सिया ऐसी स्थिति कहलाती है। अब ये कब होती है ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब ज़्यादा हम ऊंचाई पर जाते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर ज़्यादा आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा बह गया है किसी एक्सीडेंट वगैरह में, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। साथ ही साथ जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, तो वो जब हम ले रहे होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या फिर किसी को अस्थमा हो, निमोनिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी देखा जाता है। अचानक किसी को चोट लग जाए जिससे क्या होगा, सांस लेने में भी कठिनाई होगी, या पानी में कोई डूब जाए, पानी में डूबने से भी आपने देखा होगा उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उसकी कमी हो जाती है, या ऑक्सीजन नहीं बिल्कुल भी मिल पाती है। इस कंडीशन को अनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें कंडीशन एक और होती है, वो होती है अस्फिक्सिया। अस्फिक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। देखिए यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी, आपको ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन कम मिल रही है। ठीक है, जैसे कि सफोकेशन, आपने कभी देखा होगा, आपको सफोकेशन सी दम घुटना जैसा लगता है, ठीक है, या डूबने पर भी ऐसा हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी अस्फिक्सिया कहलाती है। इसके भी कारण क्या है, यही इसके कारण होंगे कि पानी में डूबने से ऐसा हो सकता है, चोट लगने से ऐसा हो सकता है, ब्लड ज्यादा मात्रा में बह जाए, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण भी ऐसा हो सकता है, या चॉकिंग के रूप में, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो। तो ये सभी कंडीशन जो है अस्फिक्सिया के अंतर्गत आती हैं। दोनों में अंतर इतना है, ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। एक और इसमें यूज होता है जिसे हम कहते हैं बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई, आपने कभी ऐसा सुना होगा कि बच्चा रोता नहीं है, ठीक है, रोता नहीं है, तो ये जो कंडीशन होती है बर्थ एस्फिक्सिया कहलाती है। इस स्थिति में बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे क्या होता है, नवजात बच्चे के जान तक चली जाती है, यानी मृत्यु भी हो जाती है ऐसी कंडीशन में, एस्फिक्सिया की कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछ ले तो क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, आपके टीजीटी में शायद आया था क्वेश्चन, तो इन दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और होता है हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया में क्या होता है, इसमें लो लेवल हो जाता है ऑक्सीजन का, सेम यही कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में जैसे होती है तो उसमें भी यही होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं कृत्रिम श्वसन पर। अब देखिए, कृत्रिम श्वसन यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, यदि किसी कारण से फेफड़ों में स्वच्छ या ताज़ा वायु आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए, या फिर सफोकेशन यानी दम घुटने लगे ऐसी स्थिति आ जाए, या फिर शरीर की जो सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है किसी कारण की वजह से, तो ऐसे में क्या होता है, कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। अब कृत्रिम श्वसन जो है, इसमें क्या होता है, कृत्रिम श्वसन में कई मेथड इसमें अपनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन द्वारा क्विकली ऐसा कुछ करके हम बचाया जा सकता है डेथ से। जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी हो सकती है, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उसकी वजह से भी हो सकती है, पानी में डूबने से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि हम क्विकली कुछ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड्स को अपना लें तो ऐसे स्थिति में मृत्यु से बचाया जा सकता है। अब कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला आता है इसमें सेफर विधि। ठीक है, सेफर विधि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की कमी हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो उसको कैसे पीठ के बल उसे लिटा दिया जाता है, पीठ के बल नहीं, ठीक है, इसे उल्टा लिटा दिया जाता है और उसका फेस साइड में ऐसे करके और पीछे से इस तरीके से उसे पुश किया जाता है। तो ये होती है सेफर विधि। ठीक है, इसको बस आप नाम भी याद रख लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, पिक्चर से भी समझ आ रहा है कि किस तरीके का ये मेथड होता है। नाम आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए सेफर विधि वहां पर डाल दिया और किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, मेथड होता है। दूसरा है इसमें सिल्वेस्टर विधि। इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें जो व्यक्ति है उसको सीधा लिटाया जाता है, उसके जो कमर है उसके नीचे तकिया लगाया जाता है और इस तरीके से पुश किया जाता है। ये होती है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, हॉल्गर नेल्सन विधि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इस विधि को आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड भी कहते हैं। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड इसे कहते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर तब किया जाता है जब व्यक्ति डूबने से व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति को उल्टा लेटाकर उसे पुश किया जाता है, तो ये इस विधि से होता है। ठीक है। माउथ टू माउथ मेथड, इसमें मुंह के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो दी जाती है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो ये भी कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत आता है। तो ये सब हमने देखा यहाँ पर। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखिए, जो जैव रासायनिक क्रिया होती है की दृष्टि से जो श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कैटाबॉलिक क्रिया क्या होती है, तो जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से जो श्वसन होता है उसे कैटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर, श्वसन में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, यानी कोशिकीय ईंधन की प्रक्रिया रेस्पिरेशन में किसे कहा गया है, तो ग्लूकोज को कहा गया है। ठीक है। ग्लूकोज से ही क्या प्राप्त होता है, एटीपी जो है वो प्राप्त होते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन है, तो देखिए मनुष्य जो ऑक्सीजन लेता है, हमने अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन का हमने बात की थी। जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, अनॉक्सी में अनुपस्थिति होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियों का पूछा है। ठीक है। मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होगा, तो अनॉक्सी, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। फिर है, मनुष्य के दौरान बाहर निकाली गई वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 4% ये होती है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकीय विखंडन उपरांत यूकैरियोटिक व प्रीकैरियोटिक कोशिका में कितने अणु बनते हैं, तो कितने अणु बनते हैं, तो अणु तो जो प्राप्त होते हैं 38 होते हैं, लेकिन जो नेट प्राप्त होते हैं एटीपी वो कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36। ठीक है। श्वास नलिका लगभग कितनी सेंटीमीटर होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। श्वास नलिका 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इसका व्यास कितना होता है, 1.5 से लेके 2.5 तक होता है इसका व्यास। ठीक है। आगे बात करते हैं, जब सांस द्वारा निकाली गई जो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 17% होती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति कितनी बार प्रति मिनट श्वसन करता है, तो प्रति मिनट जो करता है 12 से 15 बार श्वसन करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हुआ है कई बार। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में 12 ना हो के 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो जो भी आसपास की डिजिट होगी उसको आप सही मानिएगा। ठीक है। श्वसन की जो संपूर्ण क्रिया है उसमें लगभग कितना समय लगता है, तो 4 सेकंड लगते हैं। और वही यदि हार्ट का पूछ लिया जाए, हार्ट की जो क्रिया होती है उसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, 4 सेकंड का समय लगता है श्वसन की जो पूर्ण क्रिया है, और यानी सांस लेना छोड़ना ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें कितना समय लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीश्वसन। जो ऑक्सीश्वसन है, जब हमने बात की थी, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है और 38 ATP बनते हैं। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कितने ATP बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। अनऑक्सीश्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है तथा 2 ATP का निर्माण होता है या 2 ATP बनते हैं। तो ये हमने देखा। ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना यहाँ पर जो अंतःश्वसन या कोशिकीय श्वसन है उसके बारे में। ग्लाइकोलाइसिस आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। क्रेब चक्र या सिट्रिक चक्र क्या होता है, उसके बाद अनॉक्सिया हमने देखा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, अनॉक्सिया ऐसी कंडीशन में होता है। अस्फीक्सिया क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दम घुटने से, डूबने से या इंजरी हो जाए। कृत्रिम श्वसन हम कब आवश्यकता पड़ती है, जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉब्लम होती, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में आ जाए। ठीक है। जब हम एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा हो या किसी
कारण वजह से दम घुटने लगे या स्वच्छ वायु या ताज़ा वायु जो है उसका आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए पूरी तरीके से, और जो सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति में हम कृत्रिम श्वसन लेते हैं। इनकी विधियां हमने देखी, सेफर विधि हमने देखा, इनके नाम याद रखिएगा और एक बार आप पिक्चर देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगी एग्जाम में। क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से टफ नहीं आते हैं। सिल्वेस्टर हो गया, हॉलगल नेसल विधि हो गया, ठीक है, मुंह से मुंह द्वारा विधि हो गया, और ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपके आते हैं और इसके जो एमसीक्यू हैं वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है, तो शायद कल से आपकी मैराथन क्लास चले, ठीक है। उसमें हम फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों को ही चलाएंगे, होम साइंस भी। तो किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें, इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। लाइक किया करें अगर अच्छा लग रहा है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करें, ठीक है। थैंक यू।